ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नजर सबसे पहले डाल लेते हैं कि देश में जो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण का अभियान चल रहा है, उसके तहत अब तक कितने करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। जो आंकड़े हमारे पास आ रखे हैं, 68 करोड़ 46 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जिनको कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि करीब 71 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में टीका लगाया गया है। ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए पहला या दूसरा या दोनों टीके लगवा लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार एक जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। प्रश्न ये है कि जब देश के अंदर कई जगहों पर कोरोना वायरस में लगातार कमी आ रही है, वहां पे कुछ राज्य, विशेषकर अगर हम केरल की बात करें तो वहां पे मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहां पे किसी कोरोना वायरस ने कुछ और रूप बदला है, या वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमी महसूस की जा रही है जिससे कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रही हैं? बहरहाल इस कार्यक्रम में आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। लगातार हम पिछले 2 साल से हम इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और आपकी जिज्ञासाओं का और आपके प्रश्नों को हम जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। आज हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर संदीप, पहला प्रश्न आज के इस कार्यक्रम में यूं करें, अपनी चर्चा का विषय हम आज यहीं से शुरू करते हैं कि देश में जो है वो किस तरह से जो है केसेस, मामले जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। विशेषकर अगर हम केरल की बात करें, क्योंकि वहां पर अभी तक देखा गया है कि जब से कोरोना वायरस के संक्रमण शुरू हुआ है, मामलों में कमी नहीं आ रही है। देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो कहीं ना कहीं संक्रमण में कुछ कमी आई है। दिल्ली की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 30 नए मरीजों का पता चला है। डॉक्टर संदीप, आप हमें थोड़ा सा जानकारी इस विषय पर दें और यूं कहें कि थोड़ा सा इस तरह से विश्लेषण करके हमें बताएं कि केरल ही में क्यों लगातार मामले जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जबकि देश के बाकी हिस्सों में ऐसा नहीं हो रहा है। डॉक्टर संदीप जी, देखिए सक्सेना साहब, बात यह है कि तब होता है ये संक्रमण अगर आपके पास बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी हो जो कि रिस्क पे हो। तो अगर वैक्सीनेशन वगैरह में अगर कुछ कमी हो तो ऐसे एरियाज में जहाँ पे कि वैक्सीनेशन वगैरह में कमी आई है तो उस एरिया में होने का रिस्क ज्यादा है। दूसरा ये है कि अगर नया वेरिएंट आ जाए कहीं पे, जैसे डेल्टा है पूरे देश भर में, लेकिन अगर डेल्टा प्लस का संक्रमण ज्यादा हो जाए या और कोई नया वेरिएंट आ जाए तो उसमें भी इस तरह की जो रिस्क है वो ज्यादा रहती है। तीसरी चीज होती है कि जो इम्यून एस्केप होता है, अगर वो कुछ जेनेटिकली किसी एरिया में कुछ लोगों की जीन्स ऐसी हैं कि उसमें इम्यून एस्केप के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से 2-3 वजह हैं जिनमें कि जो ये है इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर कई जगह पर लोगों को रिलक्टेंस है वैक्सीन लगवाने की, और ये देखा गया है कि उन एरियाज में जो है वो ज्यादा प्रचलन है इस तरह के इन्फेक्शन का। जी डॉक्टर संदीप, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। लगभग कई लोगों का ये मानना भी है और कई लोग टीका लगवाने से इसलिए भी डर रहे हैं कि कहीं उनको हृदय की जो बीमारी है वो बढ़ ना जाए, या जिस तरह की वो दवाइयां लेते हैं हृदय रोग के कारण खून पतला करने की, अगर वो दवाइयां वो ले रहे हैं उससे किसी और तरह का कोई इन्फेक्शन न हो जाए। लोग इसको लेकर भी काफी डर रहे हैं। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर और खासकर हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे यही जानना चाहेंगे विशेष तौर पर कि इस तरह के लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए नवीन जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो आपने अभी रेज किया है। तो मैं बेसिकली बहुत क्लियर ये बताना चाहूंगा कि जो लोग किसी भी तरह की दवाई खा रहे हैं हृदय रोग की, ना तो उनको दवाई बंद करनी है, ना उनको कोई नई दवाई शुरू करनी है। ये
वैक्सीन लगाने के लिए। जैसा चल रहा है बिल्कुल वैसा करते रहना है। दूसरी जरूरी बात की वैक्सीन से कोई रिस्क नहीं है हार्ट की बीमारी बढ़ने का, कोई जो उनको ऑलरेडी बीमारी है उसके बढ़ने का कोई रिस्क नहीं है। और वैक्सीन तो एक तरह का मिमिक है, जैसे वायरस में होता है वैसा ही है, लेकिन उससे मच माइल्डर फॉर्म में होता है, मतलब काफी जो होता है कमजोर तरह का इन्फेक्शन होता है, तो इसमें तो रिस्क प्रैक्टिकली नहीं है। और हार्ट की जो ऑलरेडी बीमारी हो रही है जिसको रिस्क है हार्ट की बीमारी होने का, उसके ये कोई किसी तरह से कोई रिस्क नहीं बढ़ाता वैक्सीनेशन। तो उनको तो बिल्कुल कोई मतलब शक और शुबा ही नहीं होना चाहिए कि उनको वैक्सीन लगानी है लोगों को, क्योंकि हार्ट में क्या होता है कि कोरोना का जो होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो वैक्सीन की तो और भी अत्यधिक ज्यादा जरूरत है इन लोगों को। जी डॉक्टर संदीप, फिर यहाँ पे लोग जो है एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं कि मुझे कोवैक्सीन नहीं लगानी है, या मुझे कोविशील्ड नहीं लगानी है, या मैं स्पुतनिक ही लगाऊंगा, या कोई और जो वैक्सीन आएगी वो मेरे लिए ज्यादा सेफ है। क्या ये जरूरी है? देखिए, अभी जो हमारा जो एंड रिजल्ट है कि हमारे को देखना है कि वैक्सीन इफेक्टिव कितनी है और साइड इफेक्ट्स कितने हैं। तो अभी जैसे हमारे पास 3-4 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है। अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो एक वैक्सीन है जो कि डेड वायरस की वैक्सीन है, जिसको कि हम कोवैक्सीन कहते हैं। एक है जिसमें कि वायरस को बहुत कमजोर कर दिया गया है, जिसको हम कहते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वायरस, वो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है। तीसरी तरह की वैक्सीन जो है आरएनए वैक्सीन है कि जो कि मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन है। स्पुतनिक भी जो है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। और फाइनली अभी नई वैक्सीन जो हमारी, जिसके लिए हमें बहुत ही गर्व भी है, जो कि देश में पहली बार डीएनए वैक्सीन बनाई है, जो कि ज़ायडस की वैक्सीन है, वो डीएनए वैक्सीन है। लेकिन मजेदार बात यह है कि चाहे कोई सी भी वैक्सीन लगाइए, सबका इफेक्ट करीब करीब बराबर ही है। 70 से लेकर 90-95% तक उनका इफेक्ट है, और साइड इफेक्ट सबके ही बहुत कम है। ये जरूर है कि जो बिल्कुल डेड वैक्सीन है, ऑफकोर्स उसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस तो नेग्लिजिबल होते हैं, 0 के ही बराबर होते हैं। बाकी वैक्सीन जो है वो एटलीस्ट एक्टिव है वैक्सीन, तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल है कि हम उसको मतलब कहीं गिनती ही नहीं करते। जी डॉक्टर संदीप, इस बीच पिछले कुछ साल, 1-1.5 साल के अंदर हमारे श्रोताओं के ये भी प्रश्न आ रखे थे कि जब मुझे कोरोना हुआ कि नहीं, और जब मुझे अब तक कोरोना नहीं हुआ, पहली वेव भी निकल गई, दूसरी वेव भी निकल गई, तो मैं क्यों एक डेड वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कराऊं, मैं क्यों वैक्सीन लगाऊं, जबकि मेरी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है। नहीं, ये तो पता नहीं है ना कि इम्यूनिटी अच्छी है कि नहीं। ये तो कोई टेस्ट तो ऐसा अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप चेक कर लो कि हाँ इस जने को कोरोना नहीं हुआ, लेकिन इस टेस्ट से पता लगता है कि उसकी कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। जो ज्यादा चांसेस है वो ये है कि आप उस तरह से संपर्क में ही नहीं आए होंगे कोरोना के वायरस के, या कोई बहुत डेडली वेरिएंट के संपर्क में नहीं आए होंगे जिस वजह से इतना इन्फेक्शन नहीं हुआ, और आगे अगर ज्यादा डेडली वायरस के संपर्क में आ जाए तो ये हो जाएगा। बल्कि जो सच्चाई है वो यही है कि कोरोना जो है, जिनको ऑलरेडी हो चुका है, उनमें तो दूसरा इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत कम होता है। हो ही कोरोना इस वजह से रहा है कि जो नए लोग हैं जिनको आज तक ना तो उनने वैक्सीन ली ना उनको इन्फेक्शन हुआ, तो ऐसे लोगों में तो रिस्क हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट रिस्क में ही तो वैक्सीन लगाने का फायदा है। बाकी लोगों को तो उतना फायदा नहीं है। जिनको हो गया कोरोना उनको वैक्सीन से इतना फायदा नहीं है जितना जिनको नहीं हुआ उनको वैक्सीन लगाने से फायदा है। डॉक्टर संदीप, अब गतिविधियां जो हैं लगभग सामान्य होती जा रही हैं, और बहुत तेजी से सामान्य होती जा रही हैं, और अगले कुछ हफ्तों में स्कूल जो हैं वो भी खुलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे में कुछ विशेष सावधानियों की जरूरत पड़नी चाहिए हमें। हम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा कि अभी तक जो लोग घर में रुके हुए थे, या जो लोग अभी तक कोरोना के संपर्क में नहीं आए और उनको नहीं हुआ कोरोना वायरस, अब अगर वो मान लीजिए ज्यादा भीड़ भाड़ में जाते हैं या बाकी और ऐसी जगहों पे, सार्वजनिक स्थानों पे जाते हैं जहाँ पे कि ज्यादा लोग हैं, जहाँ पे कि इन्फेक्शन लगने का रिस्क है, तो बढ़ने का थोड़ा थोड़ा अंदेशा तो है। लेकिन सावधानी यही रखनी है कि एक तो पहली बात नंबर 1 की वैक्सीन जरूर लगा लेना है ये सब एक्टिविटी करने से पहले। नंबर 2, जो प्रिकॉशन है, सिर्फ वैक्सीन, जैसा मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर रहा था कि करीब 65% से लेकर 95% तक इफेक्टिव होती है। तो कहने का मतलब ये है कि 1/3 में लोगों में तो फिर से वैक्सीन लगाने के बाद भी होने का इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। इसलिए जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जिसमें कि मास्क लगाने की है जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाना है, या जहां और लोग हैं जो आपके
फैमिली मेंबर नहीं है, जो आपके डे टू डे घर में नहीं रहते, उनके संपर्क में जाना है तो जरूरी मास्क लगा के रखना। दूसरी चीज, हाथ को बराबर साफ रखना, सैनिटाइजर या इवन सोप और वाटर, तो सैनिटाइजर से भी ज्यादा अच्छा है अगर अच्छे से उसका इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी चीज यह है सोशल डिस्टेंसिंग रखना, जिन लोगों को आप नहीं जानते उनसे दूरी बनाए रखना। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे। और जहां तक स्कूल का सवाल है तो स्कूल के लेवल पे जैसा है कि स्कूल ये कर सकते हैं कि 50% बच्चों को एक टाइम पे अलाउ करें, 2 सेशन कर दे, एक सुबह का कर दे, शाम का कर दे। 50% सुबह आएंगे, उनको फिर जब खत्म होगा तो फिर पूरी सफाई करके फिर करीब 2 घंटे बाद फिर शाम वाला सेशन बुला लिया, तो 50% लोग वैसे ही कम हो गए। और क्लासरूम में भी आधी स्ट्रेंथ को अलाउ करा तो वो सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक हो गई। और तीसरी चीज ये है कि जो ब्रेक्स हैं वो एक टाइम पे नहीं दी कि सारे बच्चे एक साथ निकल के एक दूसरे में घुल मिल जाए, स्टैगर्ड ब्रेक्स दें। और फिर ऑफकोर्स ये है कि जितना भी ये जो सैनिटाइजर्स वगैरह और साबुन पानी, इसका भरपूर इंतजाम रखें ताकि जिसको जरूरत पड़े उसको यूज करें। और अगर मास्क किसी का बच्चे का खेलते हुए टूट जाए हो जाए तो मास्क की अवेलेबिलिटी हो कि उसको फौरन एक मास्क रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये मेरे ख्याल से जो बेसिक प्रिकॉशंस अगर रखे जाएं तो हम सारी चीजें शुरू कर सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि इकट्ठे लोग नहीं हो एक साथ जी, बस इस चीज का ध्यान रखना है। इस पे हम अपनी चर्चा आगे जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता जो हैं, पहले कॉलर महाराष्ट्र के ठाणे से गुरुनाथ जी हमसे जुड़ चुके हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। नमस्कार। सर, मेरा सवाल है, अभी जो कोरोना के अपने जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं सर, ये अपन देखे तो ये दक्षिण भारत में सर ये जितने राज्य है, केरल, आंध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र, सर यही राज्यों में ज्यादातर रिपोर्ट हो रहे केसेस। तो सर इधर ये अपने कोरोना ने क्या स्वभाव बदला है कि यहाँ का मतलब ये जो वातावरण है वो अनुकूल है उनके लिए, या तो यहाँ के लोग लापरवाही कर रहे हैं? तो केरल जैसे राज्य है, 100% शिक्षित लोग है, वहाँ पे क्या लापरवाही कर रहे हैं सर? उधर इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? जी डॉक्टर संदीप, दक्षिण भारत के अंदर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी नजर आ रही है और विशेषकर इन्होंने केरल का उल्लेख किया कि जहां पे 100% साक्षरता होने के बावजूद भी क्या लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, या वहां पे कोरोना ने अपना रूप बदल चुका है, कोविड? प्रदीप जी, अगर आप ध्यान करें तो जो पहली वेव आई थी वो भी केरला से ही आई थी, और जो दूसरी वेव आई वो भी केरला, महाराष्ट्र से ही शुरू हुई और पूरे देश में फैल गई। तो मे बी ये रीजन हो सकता है कि वहाँ के लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं। और पहले तो खैर ये भी था कि गल्फ से आना जाना लगा रहता था केरला में, और बॉम्बे भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल का हब था। तो जो भी नया वेरिएंट अगर कहीं पे भी विश्व से होता है तो वहाँ इन जगहों पे आने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे कि केरला हो गया या महाराष्ट्र हो गया या इवन कभी कभार दिल्ली भी है। तो ये वाली जगह है जहाँ पे कि नया वेरिएंट आने का रिस्क ज्यादा होता है, और क्योंकि अगर नया वेरिएंट आ जाता है तो फिर वो पुराने वेरिएंट और वो खतरनाक वाला वेरिएंट आ सकता है, तो फिर वो स्प्रेड भी कर सकता है। तो ऐसे के जगहों पे ज्यादा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर लोग वैक्सीनेशन में कतरा रहे हैं, हमें ये थोड़ी जानकारी मिली है कि केरला में कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग भी वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मेरे को लगता है धर्म से लेकर भी कुछ लोगों को भ्रांतियां हैं। किसी पर्टिकुलर धर्म में वो ऐसा समझते हैं कि नहीं करना चाहिए इस तरह का, और ये इस तरह की जो मेरे ख्याल से जो भ्रांतियां हैं वो पढ़े लिखे इंसान को भी इस तरह की प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर कोई दूर दराज के एरिया है जहाँ पे कि अभी नहीं हुआ था कोरोना, और अगर आप वहाँ पे आ जाए तो फिर उधर पे स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि ससेप्टेबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जिसको एक बार कोरोना हो जाता है या जिसका किसी तरह से संपर्क में भी आ जाता है तो उसको दूसरी बार होने का रिस्क बहुत कम होता है बनिस्बत उसके जिसको कभी कोरोना के आसपास नहीं आया। तो अगर सपोज ये समझिए कि अगर पहली बार लॉकडाउन बहुत इफेक्टिव हुआ और जिन जगहों पे था उन्हीं लोगों को हुआ, बाकी जगह बिल्कुल बच गए, तो अब अगर वो दूसरी वेव आएगी, तीसरी वेव आएगी, तो क्योंकि वहां तो बिल्कुल टच भी नहीं हुआ कोरोना इन्फेक्शन, तो अब दूसरी वेव में या तीसरी वेव में वहां पे इन्फेक्शन होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो अभी तो किसी को एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता,
मुझे लगता है कि मल्टीपल कारण होंगे जिस वजह से इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डॉक्टर संदीप, केरल के अंदर एक और वायरस की जो भनक है, सुगबुगाहट है, वो नजर आने लगी है। निपाह वायरस की आ रही है। एक उभरता और तेजी से उभरता वायरस है। इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। हाँ, ये असल में क्या है कि बहुत चिंता का विषय है। और मैं आपको बताऊं कि ये पहली बार मेरे ख्याल से 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में हुआ था। इसके साथ में जो मतलब परेशानी कुछ बात ये है कि इसकी जो मोर्टेलिटी है या फेटेलिटी बहुत हाई है। 30 से 80% तक जाते लोगों की मौत हो सकती है अगर एक बार उनको इन्फेक्शन हो जाए। बनिस्बत आप अगर कोरोना वायरस को देखें तो सिर्फ 5% या उससे कम को ही होता है। इंडिया में तो 2-4% को ही डेथ होती है। लेकिन ये जो नीपा वायरस है, इसमें आप ये समझिए कि 30 से लेके 80% तक डेथ रेट है। तो अगर किसी को हो जाता है तो फिर उसमें 50-50 तो है ही चांस कि वो बचेगा या जाएगा, जबकि कोरोना में इन्फेक्शन होने के बाद भी बहुत कम चांस होता है। तो ये इसके साथ परेशान कुन बात है। दूसरा, होता ये वैसा ही है जैसे कोरोना का है कि जूनोटिक है, मतलब किसी एनिमल से आया है। जो मलेशिया में पहली बार आया था तब वो पिग से आया था, मतलब जो पिग्स होते हैं जी। उनसे आया था। और बैट से भी आ सकता है। जैसे कोरोना भी हमको पता है कि बैट से ये वायरस स्प्रेड करता है। तो जो कुछ जगहों पे जहाँ पे कि जो लोग जो होते हैं ना पेड़ का जो सैप पीते हैं, हाँ जी, जैसे नीरा हो गया, ये इस तरह के जो पदार्थ होते हैं जो कि पेड़ के जूस से निकलते हैं, मतलब पेड़ में ऐसे जूस निकाल के लोग उनको पीते हैं, उनमें बड़ा हाई रिस्क होता है। क्योंकि जो बैट वगैरह है अगर वो उस पेड़ पे लटके हुए हैं तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कुछ फ्रूट्स हैं जो अगर उनको बैट्स ने ऑलरेडी उनको खाया है, पार्टली या कुछ करा है, तो उसके थ्रू स्प्रेड हो सकता है जी। और ह्यूमन टू ह्यूमन भी स्प्रेड होता है। तो ये जो है मल्टीपल तरीके से ये स्प्रेड हो सकता है। तो थोड़ा सा रिस्क स्प्रेड का भी ज्यादा है। लेकिन ज्यादा परेशान कुन बात ये है कि इसमें डेथ का जो चांस होता है वो काफी, आप ये समझ लीजिए कि अगर कोरोना में 3% 4% है तो इसमें करीब 60% है जी। तो करीब 20 गुना ज्यादा इसमें डेथ का चांस है कंपेयर टू कोरोना, इसलिए इसमें चिंता ज्यादा रहती है। डॉक्टर संदीप, इसके लक्षण क्या होते हैं? क्या लक्षण रहते हैं निपा वायरस से संक्रमित व्यक्ति में? देखिए, शुरू तो ये भी ऐसा ही होता है, फीवर, सोर थ्रोट, जैसे कि कोरोना होता है वैसे ही करीब करीब होता है। वायरल इन्फेक्शन होता है, सारे वायरल इन्फेक्शन करीब करीब ऐसे ही होते हैं। तो फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, लंग्स को भी इफेक्ट करता है, लेकिन ज्यादा जो इसमें प्रॉब्लम होती है कि वो ब्रेन को अफेक्ट करता है और एंसेफेलाइटिस करता है। तो फीवर के साथ में क्या होता है, वॉमिटिंग आ सकती है, सीवियर हेडेक हो सकता है, सिर दर्द बहुत तेज हो सकता है और उल्टियां आ सकती हैं और चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी सी हो सकती है। और फिर थोड़ी लेट स्टेज में जाके जो होता है वो ब्रेन इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें कि कॉन्शियसनेस भी लूज हो जाती है, कोमा में चला जाता है बच्चा भी। तो आपको पता है केरला में एक बहुत छोटा बच्चा, बेचारा 12 साल का बच्चा को इससे अभी डेथ हुई है और अभी 4-5 लोगों को शक है कि उसने इन्फेक्ट कर लिया है। हालांकि स्क्रीन तो ज्यादा लोगों को कर रहे हैं, लेकिन 4-5 लोगों में लग रहा है कि शायद इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत हाई है और अगर किसी को हो जाए इन्फेक्शन तो फिर डेथ का भी रिस्क ज्यादा हाई है। क्योंकि डॉक्टर संदीप, खबर आ रही है करीब 158 लोगों की पहचान कर ली गई है जो उस बच्चे के संपर्क में आए थे। बहरहाल इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से यामीन। यामीन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं यामीन जी? मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि मेरे 2 पर्सन है, जैसे कि 10 दिन के अंदर डबल हो गए केस जो है, तो डबल सक्रिय केस तो डबल हो गए। तो ये जानना चाह रहा था कि तीसरी लहर के संकेत है, और ये जानना चाह रहा था जो पहले कोरोना से ठीक हो गए और वो सांस फूलने की दिक्कत उनको चलने में, जीना चढ़ने में, तो क्या है? डॉक्टर, पोस्ट कोविड के, पोस्ट कोरोना के जो लक्षण है वो भी काफी लोगों में देखे जा रहे हैं। जैसा भी यामीन जी ने बताया कि कोरोना हुआ था, ठीक हो गए हैं, लेकिन अब उनको सांस की दिक्कत आती है, चलने में जो है थोड़ा सा उनको सांस की तकलीफ होती है, छाती में भी भारीपन सा रहता है। तो ये कब तक रहेगा? क्या इसका इलाज है और क्या सावधानियां हैं? देखिए नवीन जी, मजेदार बात यह है कि जब ये कोरोना आया था तो लोग सोचते थे कि वायरस का इन्फेक्शन है तो वायरस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ी, लोगों को समझ आया कि वायरस का जो प्रॉब्लम है वो तो करीब 1 हफ्ते चलती है, उसमें फीवर आता है और वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन जो वायरस के अगेंस्ट जो हमारा प्रतिरक्षा का रिस्पॉन्स है, इसमें कि हम इन्फ्लेमेटरी सेल्स बढ़ाते हैं, हम एंटीबॉडीज बढ़ाते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और जो लंग
और हार्ट और किडनी की बीमारी जो कोरोना के इमीडिएटली जिस दिन फीवर उतरता था और ये जो होता था कि लंग में इन्फेक्शन, निमोनिया हो जाता था और किडनी भी फेल हो सकती थी, हार्ट पे भी फेलियर हो सकता था, तो वो जो चीज थी वो अलग से पता चला कि ये सेकेंड फेज होता है कोरोना का, जो कि 8 से 10 दिन तक चलता था। उसके बाद लंग इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता था। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक्चुअली कोरोना का जो एंटीबॉडी या इन्फ्लेमेशन है वो खत्म नहीं होता, वो बॉडी में फिर भी बरकरार रहता है, लंग ठीक हो जाता है, लेकिन वो जो हमारी नसें हैं उनमें वो इन्फेक्शन जो है, और इन्फेक्शन तो नहीं कहूंगा, इन्फ्लेमेशन जो है एक तरह का जैसे सूजन टाइप की, वो परसिस्ट करती रहती है और वो 3 से 6 महीने तक परसिस्ट कर सकती है। तो उसका नतीजा क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे को धड़कन दिल की बहुत तेज रहती है, वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सांस फूल जाती है, उसमें हो सकता है कि लंग में फिर से इन्फेक्शन हो या फिर हार्ट कमजोर हो गया हो, उसके वजह से सांस फूल सकती है, या जो हमारी मांसपेशी है उसमें भी ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो कई बार मांसपेशी बहुत कमजोर हो जाती है तो उसके वजह से भी सांस फूल सकती है। पैरों में भी लोगों को लगता है कि बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं, जकड़न हो रही है, ज्यादा एक्टिविटी करने पे ही पैर जो है बहुत दुखते हैं, दर्द करते हैं। फिर नींद जो होती है बहुत नॉर्मल हो जाती है क्योंकि ब्रेन में जाके ये इन्फ्लेमेशन कर देता है, तो नींद इरेगुलर हो जाती है, बहुत सीवियर फटीग होती है, बहुत कमजोरी सी महसूस होती है, कई लोगों को भूल जाते हैं। फिर आपको ये भी पता है कि टेस्ट में भी प्रॉब्लम होती है, शुरू में टेस्ट चला जाता है, उसके बाद टेस्ट एबनॉर्मल हो जाता है। पहले तो टेस्ट चला जाता है, उसके बाद आ भी जाता है, तो किसी चीज का टेस्ट किसी और में आता है। आप मीठी चीज खाते हैं, लोगों को लगता है कड़वा टेस्ट आ रहा है, या कुछ और चीज खाते हैं, टेस्ट किसी और चीज का आने लग जाता है। तो ये वाली भी प्रॉब्लम जो है वो सब हो रही है। तो ये सब पोस्ट कोविड है, और मैं कहता हूँ कि ये स्टेज 3 ऑफ कोविड है। लोग सोच रहे हैं कोविड से ठीक हो गए, लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें 3 से 6 महीने लग रहे हैं पूरी तरह से ठीक होने में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। करीब 3 से 6 महीने तक आपको अपना ख्याल और रखना होगा अगर आप कोरोना से ठीक हो भी गए तब भी। 3 से 6 महीने में जाके जिम करने लग जाते हैं, और आपने सुना होगा कि वो एकदम से जिम ज्वाइन कर लिया जो रखते थे, और पता चला उनकी सडन डेथ हो गई क्योंकि वो एक्चुअली ठीक हुए ही नहीं थे, उनका इरिटेबिलिटी थी और उनको एकदम से दिल में शॉर्ट सर्किट हो गया और फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। कुछ लोगों को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है डिस्चार्ज होने के 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद। तो ये सब इसी चीज के लक्षण है कि वो बीमारी पूरी तरह से गई नहीं है, इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फेक्शन चला गया है, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन है वो परसिस्ट कर रहा है और वो 3 से 6 महीने तक परसिस्ट कर सकता है, और उसका लगातार आपको ख्याल रखना है। बहरहाल, इस बीच हमारी अगली श्रोता हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी। रिंकी जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं आज आप? जी सर, बिल्कुल आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और सर जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बहुत सारे हम ऐसे स्टेट में देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और फिलहाल यूपी में भी इसका असर कुछ दिखने लगा है, तो सर इस सिचुएशन में क्या हमारी लापरवाही हो सकती है या फिर हम पढ़े लिखे होकर भी हम उस जो ये सिचुएशन चल रहा है या हम हैंड हाइजीन, मास्क इस सब का पालन नहीं कर रहे, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद जी। डॉक्टर, लोगों में अब एक डर फिर सताने लगा है, जैसा भी रिंकी जी ने भी इसकी तरफ एक इशारा किया है कि मामले जो हैं अब फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि उतनी तेजी नहीं है, लेकिन फिर से बढ़ने शुरू हुए। कहाँ चूक हो रखी है? देखिए, बिल्कुल रिंकी जी ने भी सही बात को ही पकड़ा है कि जैसे जैसे केस कम होते हैं तो सावधानी घट जाती है, और सावधानी घट जाती है तो जो लोग पहले मास्क लगा रहे थे अब वो थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, वो ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं तो कोई आपने बहुत देखा होगा कि मुंह पे ही लगा लिया या गर्दन पे लटका हुआ है मास्क, मुंह नाक पे तो लगाया ही नहीं, वो ठीक से प्रोटेक्ट ही नहीं करा। दूसरा ये है कि पहले तो सोशल आइसोलेशन था, लोग मिलने जुलने नहीं थे, लोग बाहर निकल आए, मिलने जुलने लगे, तो ये सारी तरह की लापरवाहियां तो शुरू हो चुकी हैं। और दूसरी चीज जो बड़ी है कि भाई वैक्सीन नहीं करवाया लोगों ने किसी वजह से, चाहे उनको लगा कि बेकार है, चाहे उनको साइड इफेक्ट का डर था, चाहे उनको लगा कि इफेक्टिव नहीं है, जो भी रीजन रहा हो, या उनको लगा हो और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी भी वजह से ऐसा है, लेकिन उन लोगों ने लगवाया नहीं। तो अब जिन लोगों ने ना वो वायरस के संपर्क में आए पिछली वेव में और ना उन्होंने वैक्सीन लगवाया और सावधानी अलग छोड़ दी, तो फिर उनमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्पेशली जिन जगहों पे ज्यादा दूर दराज के एरिया हैं, छोटे छोटे शहर हैं, गाँव हैं, जहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचा, अब पहुंच जाएगा वो, तो उधर पे केसेस बढ़ने लग जाएंगे। शहरों में तो ज्यादातर लोगों को हो ही गया है, तो अब उनको तो होने के चांसेस कम है, लेकिन जिन लोगों को अभी तक नहीं हुआ, दूर दराज के जो एरियाज थे जहाँ पे अभी ठीक से नहीं पहुंचा, तो अब की बार अगर नहीं सावधानी बरती जाएगी तो अब पहुंच जाएगा। जी। और अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, वहां से इंद्रभान सिंह जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। इंद्रभान सिंह जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हेलो जी,
हाँ इंद्रभान जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आज आप? सर मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी कहिए सर। नवजात बच्चों के लिए कोरोना वायरस क्या काफी खतरनाक साबित हो सकता है? जी डॉक्टर संदीप। जो बच्चे हैं उनमें तो इन्फेक्शन मदर से ही आएगा, तो अगर मदर सारा एहतियात रखे और प्रिकॉशंस रखे और बच्चे को इधर उधर मतलब खुद इधर उधर ना जाए, इधर उधर जाके इन्फेक्शन ना ले, तो बच्चे को होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी जो बात है कि जो ज्यादा खतरनाक बीमारी ये ज्यादातर ओल्डर एज में ही होती है, जिसमें कि ज्यादा निमोनिया वगैरह का है या हार्ट का है या किडनी का है, ये ज्यादा कॉमन ओल्डर एज जिनको कि ऑलरेडी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, डायबिटीज है, बहुत ज्यादा डायबिटीज है या कोई कैंसर का इलाज चल रहा है या कुछ इस तरह की, ज्यादातर मतलब ओल्डर एज की ही में ज्यादा खतरनाक है। छोटे बच्चों को अगर होता भी है इन्फेक्शन तो वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहता है या माइल्ड सिम्टम्स रहता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी किसी को भी कोई सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप देखें 100 में जितने बच्चों को सीरियस इन्फेक्शन होना वो बहुत कम होंगे कंपेयर टू की जो कि अडल्ट या 60 साल से ऊपर लोगों में जो 100 लोगों को उसमें इन्फेक्शन सीरियस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो बच्चे थोड़े तो इस तरह से प्रोटेक्टेड है ही, लेकिन मेन बात यह है कि मदर को देखना है कि 2 जाने डिपेंडेंट है इस पे, खुद की भी और बच्चे की भी। तो उन लोगों को ज्यादा एहतियात रखना है और ज्यादा प्रिकॉशंस रखने हैं और वैक्सीनेशन करा लेना है, ताकि वो ही नहीं प्रोटेक्ट होंगी, बच्चा भी प्रोटेक्ट होगा, क्योंकि अगर उनको हो गया तो फिर बच्चे को तो होना ही होना है। जी डॉक्टर, पोस्ट कोविड अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसे क्या कोरोना स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना होता है, या अगर किसी को हृदय की बीमारी हुई है तो हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाए, या उसे अगर फेफड़ों की बीमारी है तो वो उसी डॉक्टर के पास जाए? देखिए, मैंने जैसे आपको अगर पहले भी बोला था कि जो वायरस है वो तो फर्स्ट 7 डेज में ही खत्म हो जाता है। जो वायरस के अगेंस्ट जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो परेशान कर रही है, तो वो वायरस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन खुद की जो एक्सेसिव, जैसे आपने चींटी को मारने के लिए पहाड़ का सहारा ले लिया, ऐसी बात है कुछ, तो वो अब तो प्रॉब्लम चींटी थोड़ी ना कर रही है, पहाड़ कर रहा है। तो जिस जगह की प्रॉब्लम है, जिस एरिया की प्रॉब्लम है, हार्ट की है तो फिर हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, लंग है तो लंग वाले स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा, किडनी है तो किडनी वाले से मिलना पड़ेगा। तो इस तरह की न्यूरोलॉजी है या मतलब ब्रेन की से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम है उसके ही एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वायरस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा 99%। डॉक्टर संदीप, अब चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो खुद भी, समाज को भी और अपने परिवार को भी कोरोना की आने वाली वेव से बचा के रखें? देखिए, मेरा तो यही संदेश होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है कितनी कोशिश कर रही है, आप देख रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी पिछले महीने में पूरा जितना वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ है वो 5-7 जो बड़े G7 देश हैं मिलाकर उनमें उतना नहीं हो पाया। तो हमने उनको 7 देश जो सबसे बड़े देश हैं उनसे भी ज्यादा हमने वैक्सीनेशन करा है। तो हमारे जो आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कितना ज्यादा इस वजह से चिंतित और कितना प्रयास कर रहे हैं और पूरी गवर्नमेंट कितना प्रयास कर रही है। तो हमारे को गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, हमें भी अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए, हमें भी अपना जितने प्रिकॉशंस हैं वो सारे लेने चाहिए जो बताए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रयोग करना है, मास्क वगैरह लगाना है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपको पता है कि यहाँ पे कोरोना का रिस्क है तो वहां नहीं जाना। जी डॉक्टर संदीप, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए और अपनी विशेष राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल रात 9:30 पर एक बार फिर एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
newsonair.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।